इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक वीरान बड़े से बंजर रेगिस्तान में और वह यहाँ सैंडी ड्यूस पर अपनी गाड़ियां घुमाकर काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी से नीचे गिर गया। वह काफी हैरान होता है क्योंकि इसी रास्ते से वह 100 टाइम गुजर चुका था, लेकिन इस बार किसी चीज ने उसे नीचे गिराया था। खैर, अब यह सब छोड़कर वह जैसे ही फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि तभी एक बड़ा सा क्रिएचर रेत से बाहर निकला और उस लड़के को अपने साथ अंदर ले गया। इसके थोड़ी देर बाद उसका दूसरा साथी यहाँ आता है। उसे अपने पहले साथी का हेलमेट और बाइक यहाँ मिली। उसके दोस्त की बाइक में जो फ्लैग लगा हुआ था वो उसे भी निकाल लेता है और तभी वो देखता है कि एक शार्क जैसा फिन तेजी से उसकी तरफ रेत में आगे बढ़ रहा है। ये देखकर वो डर के मारे जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर जाता है। उसे खतरे का एहसास हो गया था, इसीलिए वो क्रोलिम करता हुआ आगे जाने लगा, लेकिन तभी एक बड़ी सी जाइंट सैंड शार्क निकलकर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से सी साइड टाउन पर। ये एक खूबसूरत जगह थी जहां पर अक्सर टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन इतना टूरिज्म होने के बाद भी इस एरिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक नहीं चल रही थी। इसके बाद हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सिर्फ टाउन का इंचार्ज था और डिस्कस कर रहा था कि टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें अपने आइलैंड पर और भी ज्यादा इवेंट करने चाहिए। अब क्योंकि जिमी के फादर इस टाउन के मेयर होते हैं, इसलिए जिमी जानता था कि इन इवेंट्स में जितना भी खर्चा होगा वो उसके फादर संभाल लेंगे और इस चीज के लिए जिमी के फादर भी मान जाते हैं। अब इसके बाद हमें उसी डेजर्ट में दो पुलिस ऑफिसर जॉन और ब्रेंडा को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं दो मिसिंग लोगों को यहाँ पर खोजने के लिए आए थे। उन्हें यहाँ पर एक आदमी का सिर मिलता है, लेकिन जो बाकी की बॉडी थी वो यहाँ से गायब थी। इसलिए इन्हें लगता है कि शायद उन दोनों आदमियों को किसी ने खत्म कर दिया होगा। ये अपने चारों तरफ एक अजीब से रास्ते को भी देखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई जानवर आया हो। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो कि अपने फादर से उस इवेंट के बारे में बताते हुए बहुत खुश हो रहा था कि इस इवेंट से उन्हें किस तरह से कितना फायदा हो सकता है। जिमी अपने फादर से कहता है कि अगर हमने इस इवेंट को उस व्हाइट सैंड वाले आइलैंड पर ऑर्गेनाइज किया तो वहां पर और भी ज्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा और अगर अमेरिकन स्टूडेंट्स यहाँ आने लगे तो हमारा यह आइलैंड काफी प्रमोट भी हो जाएगा। अपने बेटे की ये बातें सुनकर मेयर काफी खुश हुए कि उन्होंने इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया है, इसलिए वो जल्दी से अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रेंडा को दिखाया जाता है जो कि एक वेट डॉक्टर को बुलाती है क्योंकि वो समुद्र के बीच पर मरने वाले उन दो लोगों के केस को सॉल्व करना चाहती। ये सुनकर वो बैड डॉक्टर जिसका नाम सैंडी था वो भी उसकी मदद करने को तैयार हो गई। वहीं हमें उस बीच पर एक कपल को दिखाया जाता है। यहाँ पर लेडी आराम से बैठकर अपने ऊपर सनस्क्रीन लगा रही थी, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे मार देता है। वो रेत में निगल ली गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का सर अभी रेत से बाहर था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बीस्ट, वो जानवर, उसे भी रेत के अंदर समा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शेरिफ जोन को दिखाया गया जो कि समंदर के पानी का सर्वे कर रहा था, लेकिन तभी उसने बीच पर एक लड़की को एक शार्क से बचकर भागते हुए देखा जो उसके पीछे पड़ी थी। इसलिए जोन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए बीच पर भागा, लेकिन वहां जाकर जन को पता लगा कि यह बस एक यंगस्टर का प्रैंक था। खैर, अब दोपहर में जिम्मी और उसके 3 हेल्पर यहाँ इस बीच पर आए। अभी यहाँ पर अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते हुए ही जॉन शेरिफ से मिलते हैं। जब वो जॉन को अपने इस प्लान के बारे में बताते हैं तो एक और फेस्टिवल के बारे में सुनकर जॉन काफी नाराज हुआ और जॉन के गुस्सा होने की वजह यह थी कि पिछले साल जो इवेंट हुआ था उस इवेंट में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। अब इसके बाद एक लड़का यहाँ समंदर में सफरिंग करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक अचानक से बहुत बड़ी शार्क उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। उस लड़के की गर्लफ्रेंड जल्दी से आकर शरीफ को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड खतरे में है, जिसके बाद ये सभी लोग जब यहाँ कर चेक करते हैं तो इसका बॉयफ्रेंड तो कहीं नहीं था। लेकिन जब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को समंदर में देख रही थी तो इन सभी के सामने वो शार्क आकर उस लड़की को भी अपने साथ ले जाती है। अब जल्दी से जॉन और उसके बाकी के लोग इस खतरनाक हादसे को बताने के लिए मेयर के पास गए। ये यहाँ पर आकर मेयर को बताते हैं कि हालात काफी खराब है क्योंकि शार्क पहले ही 2 लोगों को खत्म कर चुकी है और ये हादसे इस टाउन के बिजनेस पर भी एक बुरा असर डालेंगे। ये यहाँ पर सुझाव देते हैं कि जब तक कि उन शार्क्स को कंट्रोल ना कर लिया जाए ये बीच बंद रहने दिया जाए। अब इस सिटी के जो बिजनेसमैन है वो भी सुझाव देते हैं कि हमें इस बीच को बंद कर देना चाहिए। अब इस शहर के जो बिजनेसमैन थे मेयर उनकी बात मान लेता है, इसीलिए वो शरीफ का फैसला मानकर बीच बंद करने का हुक्म देता है अगले 24 घंटों के लिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इन्हें बताता है कि वो शार्क्स किस तरह की हैं। वो कहता है कि ये सैड शार्क्स हैं और मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ अगर तुम मुझे $100 दो उन्हें मारने के लिए। उसकी बात सुनकर मेयर हंसता है और उसे थैंक्स बोलता है उसके ऑफर के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें सैडी को दिखाया जाता है जो कि जोन के साथ अपनी लेबोरेटरी में पहुंचती है उन विक्टिम में से एक के बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। वहीं रात में हमें 2 आदमियों को एक बोट में दिखाया जाता है जो कि उन्हें सेंट शार्क्स को देखने के लिए निकले थे ताकि वो इन सेंट शार्क्स को मार
कर मेयर से इसका इनाम ले सकते, लेकिन ये नहीं जानते थे कि किस भयानक चीज का सामना करने के लिए ये जा रहे हैं। इतने में ही वो भयानक क्रीचर इन पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो शार्क थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट, उसने तुरंत ही इनका काम खत्म कर दिया। अगले दिन ब्रेंडा सैडी को उन विक्टिम्स की बॉडी दिखाने के लिए उसे बीच पर लेकर आई, लेकिन यहाँ पर आकर इन्हें सिर्फ एक राफ्ट मिलती है और साथ ही यहाँ पर जिम्मी भी अपनी पूरी टीम के साथ था। ये देखकर उससे लेडी पुलिस ऑफिसर ने जिम्मी को आकर बताया कि तुम नहीं जानते कि बीच 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ पर किसी का भी आना मना है। लेकिन जिम्मी के दिमाग में एक भयानक प्लान चल रहा था। खैर, अब यहाँ पर सैडी को शार्क के दांतों के कुछ सैंपल मिले। इसके बाद जब सैंडी अपनी लैब में जाकर उसके दांतों को एग्जामिन करती है तो उसने पाया कि ये दांत किसी शार्क के हैं। साथ ही सैंडी यहाँ पर यह भी बताती है कि यह शार्क का दांत है, ये कोई एडल्ट नहीं है, ये एक पुरानी शार्क है जो कि बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये जो शार्क का दांत था इसका साइज एक नॉर्मल एडल्ट शार्क से बहुत बड़ा था। इसके बाद ब्रेंडा जोन को वॉकी टॉकी पर कॉल करके बताती है कि यहाँ बीच पर किसी ने एक बड़ी सी शार्क को पकड़ लिया है। इसीलिए शेरिफ जॉन और सैंडी जल्दी से उस शार्क को देखने के लिए बीच पर पहुंचा। यहाँ पर जिमी काफी खुशी से अनाउंस करता है कि हमने उस शार्क को पकड़ लिया। वो शरीफ से कहने लगा कि शरीफ, क्या अब हम यहाँ पर इवेंट कर सकते हैं? इसीलिए शरीफ ने सैंडी से कहा कि चेक करो ये शार्क असली है या नकली। लेकिन जब सैंडी ने उस शार्क को चेक किया तो उसने पाया कि ये शार्क वो है ही नहीं जिसका हमें दांत मिला था, ये कोई और है, ये एक नॉर्मल व्हाइट शार्क है। अब जिमी का ये खतरनाक प्लेन काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने पेड एडवर्टाइजर और लोगों से अपने उस आइलैंड का प्रमोशन कराता जा रहा था। खैर, अब शाम होने पर वो शार्क उन इलेक्ट्रिसिटी केबल को काट देती है, जिससे कि जिमी के सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। खैर, अब रात में ब्रांडा जिमी के घर जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले आई, क्योंकि इन्हें पता लगा था कि जिमी ने ही उस नॉर्मल शार्क को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे। साथ ही रात में वो जो 2 लोग मारे गए थे उन्हें जिमी ने ही पैसे दिए थे उस शार्क को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ जन बीच पर जो लोग मौजूद थे उन्हें अरे करने के लिए गया, लेकिन तभी उसने वहां पर सैंडी को देखा, जो कि यहाँ पर कुछ फ्रेश ब्लड के सैंपल ले रही थी, जिससे कि एक शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। वो यहाँ आकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, इसलिए जन सैंडी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सैंडी ने उसे रोक दिया। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागी। वहीं दूसरी तरफ जिमी ने अपने फादर मेयर को आकर सारी बात बता दी कि वो उस बीच पर पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बीच पर जाना काफी खतरनाक है। ये बात मेरे को काफी बेवकूफी भरी लगी और इसीलिए वो खुद बीच पर चला गया। और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, एक शार्क ने उस पर अटैक करके उसका काम खत्म कर दिया। उसी वक्त यहाँ इस बीच पर हम एक मछुआरे को देख पाते हैं, जिसे कि जिम्मी ने ही हायर किया था, और वो यहाँ पर उस शार्क की काटी हुई उस वायर को जोड़ने के लिए आया था, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फिर से चालू हो सके। लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क उसके पास आ गई और जैसे ही उसने दोनों वायर को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट की वजह से यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे उसके साथ साथ वो शार्क भी खत्म हो जाती है। इससे जिमी बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब वो इस बीच को खोल सकता है, क्योंकि जो सैंड शार्क सभी लोगों के लिए खतरा थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें सैंडी को दिखाया गया, जो उससे शार्क के हमले से बच गई थी और वो उस ब्लास्ट हुई शार्क के टुकड़ों को अपनी लैब में एग्जामिन कर रही थी। अब बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद उसे यह पता लगा कि जो सेंट शार्क या मरी है वो उस बड़ी शार्क का कोई छोटा बच्चा है, ये वो मेन शार्क नहीं है। यानी कि अब उसकी माँ जिंदा है और अब और भी गुस्से में है, क्योंकि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी होगी और साथ ही बहुत गुस्से में भी। और इस बच्चे का जो शार्क मीट था वो किसी नॉर्मल शार्क मीट की तरह नहीं था, क्योंकि ये कुछ इस तरह का था जो कि पानी और रेत दोनों में तैर सकता है। अब जोन ये जानकारी मिलने के बाद इस बारे में जल्दी से जिमी को जाकर बताता है। वो कहता है कि यहाँ कई सारी शार्क्स हैं और जब तक हमें वो सारी सैंड शार्क्स नहीं मिल जाती हम फेस्टिवल को नहीं चालू कर सकते। लेकिन अब जिमी किसी कीमत पर ये फेस्टिवल कैंसिल नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि मैं इस फेस्टिवल पर पहले ही बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, अब मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि वहां पर और भी शार्क्स हैं। दरअसल जब से मेयर की जान गई है, अब जिमी ने ही सब कुछ संभाल लिया है और वह अब कुछ भी कर सकता था। इसीलिए जिमी अब इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए उस व्हाइट सैंड आइलैंड पर फेस्टिवल को शुरू कर देता है। अनाउंसमेंट के बाद इस बीच पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। अब इसी सब प्रोग्राम के बीच जिमी और उसकी असिस्टेंट एक दूसरे को किस करने लगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेंडा जिमी को देख लेती है। दरअसल ब्रेंडा जिमी को पसंद करती थी, इसलिए ब्रेंडा ये देखकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ही ना जाने कहीं से एक बड़ी सी बीस्ट शार्क आकर जिमी की असिस्टेंट को निगल लेती है। उसका सिर्फ सर ही रेत पर बचता है। अब इतने में ही यहाँ पर जिमी के लिए 2 हेल्पर्स पहुंच
पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी को इस बारे में वार्न करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिम्मी अब इस इवेंट को बंद नहीं करना चाहता था। वो इनकी बात नहीं मानता और उस हेल्पर के साथ ही जो दूसरी लड़की यहाँ आई थी वही उसे मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि वो लड़की भी जिम्मी के प्लेन में उसके साथ मिली हुई थी। अब वो उस बेहोश आदमी को यहाँ से लेकर जाने लगी, लेकिन तभी सैंड में से एक बड़ी सी शार्क बाहर आई। उस लड़की ने डर के मारे उस आदमी को ही उसके मुंह में फेंक दिया। वहीं बीच पर जो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे उनमें से एक टूरिस्ट को एक शार्क अपना निवाला बना लेती है, जिससे चारों तरफ पैनिक सिचुएशन हो जाती है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इतने में ही यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ गई और बहुत सारे टूरिस्ट को अपना निवाला बनाने लगी। शार्क्स इनकी भगदड़ की वजह से जमीन के अंदर हो रही वाइब्रेशन और आवाज को सुनकर ही इन पर हमला कर रही थी। अब यहाँ पर ब्रेंडा जल्दी से अपने लवर जिमी को लेकर भागने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक शार्क ने पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में बदल दिया। दूसरी तरफ जन और सैंडी भी मुसीबत में थे। काफी सारी शार्क्स अब उनके पीछे लग गई थी, इसलिए वो इन शार्क से बचने के लिए एक पत्थरों वाली जगह पर चढ़ गए और साथ ही सैंडी से कहता है कि मदद आने तक हमें यहीं पर रहना होगा। अब क्योंकि जिमी ने भी अपनी लवर को खो दिया था, इसलिए वो जल्दी से वापस बीच पर आ जाता है लोगों को किसी तरह से इन शार्क से बचाने के लिए, और यहाँ पर बंगस नाम के उसी आदमी से मिलता है जिसके पास एक गन भी थी, जो कि उसने अपने पास खुद की हिफाजत के लिए रखी थी। अब किसी तरह से ये लोग अगले दिन पुलिस स्टेशन में मिलकर उन शार्क्स को हराने का एक प्लान बनाते हैं। अब जो इनमें एंगस नाम का ये बूढ़ा आदमी था, ये सैंड शार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए ये इन्हें बताता है। कहता है कि पहले हमें उन सभी शार्क्स को उनके घोंसले से बाहर निकालना होगा, तब हम उन्हें मार सकेंगे। अब ये लोग भी उसकी बात मानते हैं और अब ये अपने काम पर लग जाते हैं। सैंडी जानती थी कि ये सैंड शार्क्स वाइब्रेशन और नॉइज सेंसिटिव है। उसने यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर आवाजें करना शुरू की और साथ ही वो रेत पर कुछ ताज़ा खून भी डालती है। एंगस कहता है कि अब मैं अपने फ्लेम थ्रो से उन शार्क्स को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। खैर, अब जैसे ही दोपहर होती है और गर्मी बढ़ती है, वो शार्क्स अपने बिल्लों से बाहर आकर उन स्पीकर के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन तभी उनका यह म्यूजिक बंद हो जाता है। इसलिए जिमी जल्दी से चेक करने जाता है कि ये कैसे हुआ, और यहाँ करर वो पाता है कि ये केवल किसी शार्क ने काट दिया और अब इसे जोड़ने के लिए इनके पास दूसरी कोई वायर भी नहीं थी। इसलिए वो काफी उदास हुआ और उसने खुद को ही सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर दौड़ने लगा। वो एक सर्कल में दौड़ रहा था ताकि कि शार्क्स उसकी तरफ आ सके, और उसका यह प्लान काम करता है। और इतने में ही एक बड़ी सी शार्क उसे अपना निवाला बना लेती है। लेकिन अब एंगर जरा भी देरी ना करते हुए इतने में ही इन सभी शार्क्स पर अपना निशाना लगाकर उन्हें खत्म कर देता है। उसने अपने फ्लेम थ्रोअर की मदद से उन सभी शार्क्स को जला दिया था और इनका यह प्लान काम कर गया था। अब ये लड़ाई जीत चुके थे, लेकिन पता नहीं कहां से तभी एक सेंट शार्क्स का बच्चा आता है और एंगस को अपना निवाला बना लेता है, और जॉन और सैडी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक जगह पर छिप जाते हैं। और अब जैसे ही वो शार्क आकर इन दोनों को भी खाने वाली थी कि जोन उस फ्लेम थ्रोअर को उस शार्क के मुंह में फेंक देता है, और इससे पहले वो एक्सप्लोड्स में वो शार्क भी खत्म हो जाती है। अब सभी शार्क्स खत्म हो चुकी थी और जॉन और सैडी अब बहुत खुश थे, और इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जिमी की असिस्टेंट जो भी बच गई थी वो किसी को फोन करके मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन तभी एक सैंड शार्क आकर उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसका मतलब था कि वह शार्क अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं ऐसी ही, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।